श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ। खेती कानून ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। सीएम भगवंत मान ने पेंशन ते लिया वड्डा फैसला। आओ शुरुआत करनी है आज इस पहली वड्डी खबर तो। खेती कानून ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਲਈ दिल्ली विधान सभा मता पेश कर सकती है। रिपोर्ट आम आदमी पार्टी सरकार शुक्रवार ਨੂੰ दिल्ली विधान सभा ਦੇ विशेष सैशन दौरान केंद्र ਦੇ 3 ਨਵੇਂ खेती कानून ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। श्री गोपाल राय जी माननीय विकास मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन दिनांक 23 मार्च 2022 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। माननीय गोपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय उपराज्यपाल महोदय ने इस सदन के समक्ष अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश के अंदर पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान और सामान्य तौर पर भी अलग अलग राज्यों से ये खबर आती है कि इस राज्य की सरकार इतने घाटे में चल रही है, इस राज्य की सरकार इतने घाटे में चल रही है। ऐसे दौर में जब कोरोना का संकट था, उसके बीच में कल माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के सामने अपने अभिभाषण के दौरान रखा कि दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले 5 वर्षों में 50% से ज्यादा बढ़ा है। ये पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा जो है उसके ठीक विपरीत है। जबकि पूरे देश के अंदर भी यह सवाल पैदा होता है, बार बार यह प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को मैं देखता हूं ये बात प्रश्न करते हुए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बी की सरकार है, बिजली फ्री में दे रही है, पानी फ्री में दे रही है, जनता के लिए ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन इसी अर्थशास्त्र को इस देश को और इस दिल्ली को भी अच्छे से समझने की जरूरत है कि आज जनता को सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से देते हुए भी अगर ईमानदार सरकार हो तो जब देश की सभी अर्थव्यवस्थाएं, सभी राज्यों की व्यवस्थाएं पीछे जा रही हैं, उस समय 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी एक न सिर्फ सरकार की उपलब्धि है बल्कि भारत के तमाम उन राज्यों के सामने एक अर्थशास्त्र का नया मॉडल भी है कि अगर जनता के हाथ में पैसा दोगे तो अर्थव्यवस्था डूबने की जगह अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जनता का भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, जो एक नया मापदंड इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा हमारे पूरे लक्ष्य का एक सबसे प्रमुख हिस्सा रहा है और पिछले दिनों भी माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में रखा कि दिल्ली के अंदर
पिछले लगातार 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसके जो परिणाम है, हर साल की तरह इस बार भी सफलता का दर 10वीं में 97.52 रहा और 12वीं में 99.84 रहा। सरकारी स्कूलों से 496 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया और 384 स्टूडेंट्स ने आईआईटी की सफलता प्राप्त की, जो शायद हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूलों से तो छोड़ दीजिए, 90% जो तमाम प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनके भी रिकॉर्ड को आज दिल्ली के सरकारी स्कूल न सिर्फ परीक्षाओं में बल्कि तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी नए नए रिकॉर्ड को कायम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया गया, बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम शुरू किया गया, दिल्ली के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिल्ली के अंदर टीचर यूनिवर्सिटी जो बनाने का काम शुरू किया गया है, वो निश्चित रूप से धन्यवाद इस सरकार को और माननीय उपराज्यपाल को मैं देना चाहता हूं। यह एक नया मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा क्रांति की जो यात्रा है दिल्ली के अंदर, जिसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर हो रही है, आज उसमें यह टीचर यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से एक नया मानदंड स्थापित करेगी और यहां से जो लोग पढ़ करके जाएंगे न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि देश के अंदर भी शिक्षा व्यवस्था को बदलने में अपना योगदान निर्धारित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना के संकट के दौरान जो स्तर पे न सिर्फ सहयोग किया गया लोगों का, बल्कि दिल्ली के अंदर 18 से अधिक आयु के लगभग 90% लोगों का टीकाकरण का काम दिल्ली ने पूरा किया है और 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। कोरोना संकट के दौरान चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, तमाम वो रास्ते इस सरकार ने इजाद किए जिससे लोगों को राहत मिल सके और लोगों को उस संकट से बाहर निकलने में सहयोग मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर जगह जगह जब महामारी चल रही थी उस दौरान तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लग रहे थे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इस संकट के दौरान भी समाज के तमाम हिस्सों को जो सहयोग दिया जाता रहा है वो सरकार की तरफ से जारी रहा। न सिर्फ सरकार की तरफ से सहयोग जारी रहा बल्कि अतिरिक्त सहयोग देने का प्रयास किया गया, जिसके तहत पीडीएस सिस्टम के तहत जो लोग आते हैं उनके अलावा भी नॉन पीडीएस लाभार्थियों को भी उस दौरान निःशुल्क खाद्य पदार्थ वितरण का काम सरकार की तरफ से किया गया। उसके साथ साथ कोरोना संकट के दौरान जो मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनको जो 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उस दौरान सहयोग राशि दी गई, जिसने एक नए तरह से उस संकट के दौरान लोगों के जिंदगी में सहायता देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे दिल्ली के अंदर 1577 अनधिकृत कॉलोनियों में पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति का काम किया जा रहा है और बचे हुए हिस्से में भी तीव्र गति से पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था पर काम हो रहा है। उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर ईबी पॉलिसी के माध्यम से जो यहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको कैसे इस तरह से बनाया जाए जिससे कि व्हीकल प्रदूषण को रोका जा सके, उस पर एक एडवांस शायद भारत के अंदर पहला राज्य बन रहा है जो ईबी पॉलिसी का एक मॉडल खड़ा कर रहा है, एक अग्रदूत बन रहा है, जिससे कि व्हीकल प्रदूषण को रोका जा सके। और उसमें निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक पहलकदमी की है और वो धीरे धीरे पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। साथ ही साथ नई बसें लाने का सिलसिला इस दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को रोकने के लिए मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो मानक है ग्रीन बेल्ट का, दिल्ली के आबादी के हिसाब से 20% ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, लेकिन दिल्ली वालों की पहलकदमी, जागरूकता और सहयोग से आज दिल्ली का ग्रीन बेल्ट अपने लक्ष्य से 4% ज्यादा
आज 24% ग्रीन बेल्ट दिल्ली का बढ़ चुका है, जिससे कि इस लड़ाई में दिल्ली के लोग जो सहयोग कर रहे हैं सरकार का, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि जो सदन में दिनांक 23 मार्च 2022 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा में दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। श्री संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आदरणीय एलजी साहब के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का 7वां साल है, पहले 5 साल और ये दूसरा साल। जब जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की समीक्षा हो या चर्चा, जब जब उस चर्चा में भाग लेने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा गौरव का पल दूसरा कोई नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जिस सरकार ने इस देश को उम्मीद जताई है। आजादी के 75 साल बाद एक नई उम्मीद लोगों में जगी कि जिन सपनों को लेकर, जिन आदर्शों को लेकर अपने लोगों को आजादी दिलाई गई थी, वो सपना, वो आदर्श को पूरा करने की शुरुआत है। 75 साल में बहुत सारी पार्टियों की सरकारें बनी, बहुत सारे उम्मीदें, बहुत सारे वादे जनता के लिए किया गया, लेकिन उन उम्मीदों, उन वादों पर जब काम नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा टूट रहा था, लोगों को जनतंत्र से विश्वास उठ रहा था। जनतंत्र में जब हम डेमोक्रेसी की डिफिनीशन पढ़ते थे या पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सरकार जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता के द्वारा सरकार तो बनती थी, जनता से तो बनती थी, लेकिन जनता के लिए काम नहीं होता था। जब 2013 में 49 दिन की सरकार रहा हो या 2015 में जो सरकारें बड़ी उम्मीदों के साथ बनी, उसके 5 साल के जो काम हुए, उस काम की चर्चा खूब देश विदेश में हुआ। लोगों ने उसको केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहा, और अभी ताजा उदाहरण है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जब दिल्ली से चलकर एक सूबे में गया तो एक ऐतिहासिक मॉडल के साथ सरकार एक प्रदेश में बनी। तो यानी ये जो 5 साल में एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस से लोगों की उम्मीदें जगी हैं, जो लोगों का विश्वास जगा है, उससे पूरे देश में एक नई उम्मीदों का जागरण हुआ है। और तभी मैं कहता हूं कि आज जब मैं एलजी साहब के आज के, कल के अभिभाषण की चर्चा कर रहा हूं तो एलजी साहब के उस अभिभाषण में भी कई सारी ऐतिहासिक बातें कही गई, या जो शुरुआत की गई है अब उसको क्रियान्वयन की तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 5 साल के कामकाज बाबा साहब के, शहीद आजम भगत सिंह के, महात्मा गांधी के, उन तमाम महापुरुषों के जो सपने थे वो एक एक कर साकार कर रहे हैं। बाबा साहब की बातें तो खूब होती है, खूब चर्चा करते हैं लोग, बाबा साहब के जयंती पे दुहाई भी खूब दी जाती है, लेकिन जब बाबा साहब ने यह कहा था कि शिक्षा देना सरकार का काम है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति को शिक्षा मिले, कोई अशिक्षित नहीं रहे, तो मैं कहता हूं किसी भी सरकार जो बाबा साहब का गुणगान करते हैं, अगर वास्तव में बाबा साहब उस आदर्शों को मानते 75 साल में आज देश में लिटरेसी रेट 100% होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सब केवल दिखावा रहा। लेकिन 5 साल में जिस सरकार का मैं हिस्सा हूं, जिस विधानसभा से मैं आता हूं चुन के, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां स्कूल का नाम था ये टेंट वाला स्कूल, ये खंडहर वाला स्कूल। आज भी लोग स्कूल का खंडहर वाला तो कहते हैं, पर जो जाते हैं वहां पे तो देख के भौचक्का रह जाते हैं। कल ही एक किसी प्रदेश का एक बड़ा अधिकारी मेरे यहां आया था, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी काम से जा रहा था, मैं स्कूल का नाम सुना तो मैं गया,
मैं गया, जब वहां स्कूल के अंदर गया तो मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूं। तो मैंने किसी से पूछा कि दिल्ली का सरकारी स्कूल है? तो कहा हां भाई साहब ये सरकारी स्कूल है। तो कहा कि मैं भी किसी स्टेट के किसी सरकार में सेक्रेटरी हूं, लेकिन 5 साल में ऐसा बदलाव, ये देख के भरोसा नहीं हो रहा। और तब उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको हमारे स्टेट में भी आना चाहिए, इसमें डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके पॉलिटिकल पार्टी या कोई हिमायती हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, इस बदलाव पे डिबेट होना चाहिए, उस वहां की जनता पता चलना चाहिए, सरकार पता चलना चाहिए, ताकि सकारात्मक काम कोई सरकार करना चाह रहा है तो दिल्ली का उदाहरण ले, दिल्ली से ट्रेनिंग ले, जाकर वहां पर करे। तो ये जो एक नई उम्मीदें जगी है, मुझे लगता है कि ये 7 साल एक ऐतिहासिक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हिस्टोरिक एरा से गुजर रहे हैं। जब कभी भी राजनीतिक बदलाव या सिस्टमैटिक चेंजेस की बात होगी, और जिस तरह से अब शुरुआत तो हुई है कि जब मुद्दों पे बहस होकर के सरकार बनने लगेगी तो कहेंगे कि 2013 में 2015 में एक सरकार बनी, वहां से देश में सकारात्मक बदलाव का दौर शुरू हुआ। तो मैं इसके लिए अपने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, पूरे कैबिनेट को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद इसलिए करता हूं कि यह काम केवल आप दिल्ली की भलाई के लिए नहीं कर रहे, दिल्ली के जरिए, इस सदन के जरिए आप पूरे देश में जो जनतंत्र के प्रति लोगों का निराशा थी, उसमें आप सकारात्मक भाव पैदा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, तो मुझे कई बार टीवी पर जाने का मौका मिलता है। तो आजकल जब टीवी में जाता हूं मैं, तो एक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, बीजेपी प्रवक्ता होते हैं। अब बहस क्या हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है अध्यक्ष महोदय, और मैं कई बार देख के हैरत भी होता हूं। कांग्रेस वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वालों को, तो देखो तुमने 2013 में मौका दिया था ना, तुमने मौका दिया और तुमको खा गया। तो कांग्रेस वाले कहते हैं गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी भी है, तुमने आंदोलन में साथ दिया इसलिए ये लोग आ गए। अब देखिए डिबेट क्या है, डिबेट ये है, पहले डिबेट क्या होती थी, वो कहे तुमने भागलपुर दंगे कराए तो तुमने गुजरात दंगे कराए, तुमने सिख मसकरे कराया तो तुमने फलाने जगह दंगा कराया, अजी तुमने कर्नाटक में चोरी करी, तुम भी तो गुजरात में चोरी किए, अरे पंजाब में बड़ी लूट थी, लूट राजस्थान में भी कम नहीं हुई, अच्छा तुम भी चोर हम भी चोर, डिबेट खत्म। आज इन दोनों के बीच में ये आम आदमी पार्टी आई, और जब ये कहने लगी कि हमने स्कूल अच्छा बनाया, हमने हॉस्पिटल अच्छा बनाया, हमने अपने यहां बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया, जब हमने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने दिया, जब उन्होंने कहा कि राशन की होम डिलीवरी करने की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो इन दोनों पार्टी को लगा ये मुश्किल काम कहां से आ गया, अब इसको खत्म कैसे करें, इनको समझ नहीं आ रहा। और यही कारण है कि जहां जहां हम जा रहे हैं दोनों घबराए हुए हैं। अंदर से कह तो रहे हैं, हमारे जो अपोजिशन साथी यहां बैठे हुए हैं, एक तो है ही नहीं सदन में, चर्चा भी नहीं करना चाहिए, हमारे अपोजिशन के साथी कहते हैं नहीं नहीं मेरा वोट नहीं, ये तो कांग्रेस का वोट काट रहे हैं। अंदर दर्द है कि वोट जनता अब उम्मीदों पे कर रही है, वोट अब जनता गवर्नेंस पे और डिलीवरी पे कर रही है। देखिए मुझे यह लगता है कि आज तक इस देश में यह धर्म मुद्दा बना, जाति मुद्दा बना, क्यों बना? इसलिए बना कि सब एक जैसे लोग थे। अब जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो दिल्ली के 5 साल के गवर्नेंस में अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी है कि जो कहते हैं वो करते हैं। तो पूरे देश में कहीं भी जाइए तो कहता नहीं अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में खूब काम किया, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। ये कहते हैं कि नहीं उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनकी भी टीम स्पिरिट बहुत है, कुछ बदलाव के लिए काम करते हैं। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी डिलीवरी और आपकी टीम स्पिरिट हो तो डर वाजिब है आपका कि अब डिलीवरी पे वोट मांगी जाएगी, क्रेडिबिलिटी भी मांगी जाएगी, परफॉर्मेंस भी मांगी जाएगी। तो इसीलिए जब मैं आज के इस अभिभाषण पे चर्चा कर रहा हूं, आज देखिए पिछले पहले टेन्योर दूसरे टेन्योर में हमने देखा कि स्कूल के इंफ्रा पे खूब काम हुआ,
स्कूल की बिल्डिंगें बनी, फिर टीचिंग क्वालिटी पे काम हुआ। अब टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। मुझे यह लगता है कि एकमात्र ऐसी सरकार है जो ट्रेनिंग पे खर्चा कर रही है, जो अपने टीचर्स को कैसे डेकोरेट रखें, अपडेट रखें, उस पर खर्चा कर रही है। तो जब इस तरह के बदलाव की बातें हों तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा या इस 5 साल के काम या आगे आने वाले काम की चर्चा नहीं, उसके जो चेंजेज आए हैं उस पर भी बात होगी। एक बात उससे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कल हमारे कुछ साथी एलजी साहब के अभिभाषण पे अपने प्लेट लेके कुछ मांग लेके खड़े थे। किसी एक मूवी की बात कर रहे थे, उसको टैक्स फ्री होना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल टैक्स फ्री उन सभी बातों पे होना चाहिए जिस समाज का निर्माण हो, जिसमें समाज में परिपक्वता आए, समाज में बदलाव आए। कोई भी ऐसी फिल्म जो समाज में हेट पैदा करे, आप क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए कोई घटना कभी हुई भी और उस घटना से आज दिखा करके अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो समाज को आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? और अगर एक घटना का फाइल बने तो ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जिसकी चर्चा करें तो ये देश नहीं बचने वाला। बस मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। रवांडा एक कंट्री है। रवांडा में 1994 में मास जेनोसाइड हुआ। वो जेनोसाइड क्यों हुआ? कि इसी तरह की घटना जो आजकल देश में चल रहा है, मुझे लगता है बहुत खतरनाक है कि दो समुदायों के बीच में लड़ाने की कोशिश की गई। कहा गया कि एक समुदाय अगर रहेगा दूसरे पर रूल कर लेगा, दूसरे पर कब्जा कर लेगा, वो खत्म हो जाएगा। कुछ टीवी चैनल को खूब मास प्रोपेगेंडा किया कि फलाने जगह कब्जा कर लिया, फलाने जगह रूल कर लिया, फलाने जगह अधीन हो गया। परिणाम यह हुआ कि 1994 में मास जेनोसाइड हुआ जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मरे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा कि उस तत्कालीन जो रेडियो चैनल थे, जो टीवी चैनल थे, इन सब पे फांसी की सजा होनी चाहिए। उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इस मास जेनोसाइड को उकसावा किया उसको फांसी फंदे पर लटका देना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़कर कहना चाह रहा हूं कि यह देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का देश है। इस देश के सामाजिक ताना बाना को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस देश को देश बने रहना दीजिए। जिस तरह से देश में रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो देश बचने वाला। इसलिए और आदमगुंड भी एक बहुत बड़े जन कवि थे। आदमगुंड भी हमेशा सिस्टम के खिलाफ बोलते रहते थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी तो जुम्मन का भर क्यों जले, ऐसी नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़ना है तो छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नजमात को मत छेड़िए। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस देश को देश रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा आभार। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ रूबरू करवाया। गौरव महसूस करता है, मैं भी बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ और खुशी का विषय है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री राघव चड्ढा का पंजाब से राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन किया गया है। अत्यधिक प्रखर वक्ता, मेहनती, ज्ञानवान और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत श्री राघव चड्ढा ने अपने अब तक के अल्प राजनीतिक जीवन में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक श्री चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के साथ ही श्री राघव चड्ढा नया इतिहास रचेंगे और इस समय सबसे कम उम्र की निर्वाचित राज्यसभा के सांसद बनेंगे। वर्ष 2020 में ये 31 वर्ष की आयु में दिल्ली विधानसभा के राजेंद्र नगर क्षेत्र से सदस्य चुने गए। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिल्ली की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। विधायक के रूप में अपने 2 वर्ष के छोटे से कार्यकाल के दौरान श्री चड्ढा जी ने सक्रियतापूर्वक कार्य किया। उन्होंने सदन की बैठकों में जोरदार तरीके से कुशलतापूर्वक जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। ये शांति एवं सद्भाव समिति तथा याचिका समिति के सभापति रहे और प्राक्कलन समिति, आचरण समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधी समिति के सदस्य रहे।
शांति एवं सद्भाव समिति के सभापति रहते हुए उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों में सोशल मीडिया की नकारात्मक भूमिका को देखते हुए फेसबुक के सीईओ को विधानसभा में तलब कर लिया था और इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दी थी। श्री राघव चड्ढा के नेतृत्व में समिति की सक्रियता के कारण ही दंगों की जांच में तेजी आई। समितियों की बैठक में श्री चड्ढा ने सभी विचारार्थ विषयों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कृत संकल्प रहे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से राज्यसभा सदस्य नामांकित होने पर श्री राघव चड्ढा को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके भावी राजनीतिक जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और अपनी प्रतिभा तथा कौशल से देश की जनता की सेवा करते रहें। श्री राघव चड्ढा ने मुझे बताया कि वे आज सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देंगे। दिल्ली विधानसभा में उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी और मैं श्री राघव चड्ढा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार रखें। हाँ, अभी दे देंगे भाई साहब, दे देंगे। आपसे लूंगा बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आखिरी बार मौका दिया, लेकिन इस सदन के इस कार्यकाल जो हमारा 5 इयर्स का टेन्योर है, इसमें आपने अवश्य मुझे आखिरी बार बात रखने का मौका दिया। करीब करीब 2-2.25 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने इन युवा कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली थी इलेक्शन लड़ने की। मैंने अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर विधानसभा में, हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे, हर जगह जाकर वहाँ पे लोगों से वोट लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और करीब करीब 2-2.25 साल में मुझे बताते हुए खुशी है कि केजरीवाल सरकार ने और मैंने बतौर विधायक अपने क्षेत्र में बहुत काम किए। सड़क से लेकर पानी तक, सीवर की लाइन डालने से लेकर बुजुर्गों की पेंशन तक, जितना संभव था, जितना मैं कर सकता था, जितनी मेहनत मैं इस शरीर से कर सकता था, मैंने करने की पूरी कोशिश करी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान राजेंद्र नगर विधानसभा की हेल्पलाइन हो या फिर पानी की लाइन पहुंचाने तक का काम हो, ऐसे काम केजरीवाल सरकार ने इस विधानसभा में करके दिखाए कि हमारे विधानसभा के सभी नागरिक, सभी मतदाता, सभी बड़े बुजुर्ग आज अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के शुक्रगुजार हैं। और मैं आज इस विधानसभा से अपने क्षेत्र के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सदन जरूर बदलेगा, लेकिन सेवा चलती रहेगी, संघर्ष चलता रहेगा। और मैं सदैव जो मान सम्मान मेरे क्षेत्र के लोगों ने अपने इस बच्चे पे, अपने इस बेटे के कंधों पे, छोटे भाई के कंधों पे डाला था, उस मान सम्मान जो मुझ पे बख्शा था, उसकी कद्र मैं सदैव करूंगा और कभी भी उनकी सेवा, उनके काम से पीछे नहीं हटूंगा। बड़े बुजुर्गों ने अध्यक्ष जी सिखाया है कि जो शख्स या जो लोग आपका उस समय साथ देते हैं जिस समय आपको मदद की आवश्यकता होती है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मर जाओ चाहे मिट जाओ। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से अपनी विधानसभा के, राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा भी करता हूं और ये कहता हूं कि ये बच्चा आपका, ये छोटा भाई आपका सदैव आपकी सेवा में लगा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, सदन जरूर बदलेगा लेकिन सेवा नहीं बदलेगी, संघर्ष नहीं बदलेगा। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मेरे बारे में कुछ लाइनें पढ़कर मुझे इतना सम्मानित किया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी इन युवा कंधों पे डाली है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है कि साधारण घरों के बच्चे, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास हाउसहोल्ड से आने वाले लड़के लड़कियों को इतना मान सम्मान और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ बैठे आम आदमी पार्टी के जितने एमएलएज हैं, हम में से किसी के परिवार में ना आज से पहले कोई राजनीति में था, ना शायद आज के बाद कोई राजनीति में होगा। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का ही मॉडल है जिसमें
केवल और केवल आपकी समर्पण और देशभक्ति की जो लगन है उसको सम्मान मिलता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना मान सम्मान मुझे बख्शा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इसी के साथ साथ बस मैं अंत में इतना कहूँगा कि केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के हम सब स्टूडेंट हैं, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में मेरा प्रमोशन हो गया है। जैसे स्ट्रीम चुनते हैं हम कि कॉमर्स में जाना है कि मैथ्स में जाना है कि साइंस में जाना है, तो एक स्ट्रीम दूसरी अरविंद जी ने मेरे लिए चुनी है। लेकिन मैं सदैव अध्यक्ष जी इस हाउस को मिस करूंगा, आप सबको मिस करूंगा, और आप लोग मुझे ऐसे ही बुलाते रहिए, आप सबके बीच आता रहूंगा और सेवा का मौका देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, हाउस के जितने भी मेंबर हैं इनके साथ वक्त गुजारा है इन्होंने, अपनी शादी में सबको बुलाएंगे। तो बुलाएंगे ही। आदरणीय अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस सदन के युवा नेता श्री राघव चड्ढा जी को राज्यसभा जनरल ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ ਮਹਾਦੀਪੀ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। And during the period of operation of the International Commission Against Impunity in Guatemala and its personnel to the fight against impunity and towards eradication of corruption in Guatemala, as well as strengthening its institutions. This contribution has been consistently recognized by the Guatemalan authorities, human rights defenders, and international community. Amid reports of questioning the independence of justice and criminal prosecution in Guatemala, the Secretary General welcomes the Attorney General's call that took place on 16th February for a visit to the country by the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers. That statement is upstairs. And today, as you know, marks 1 full month of the war in Ukraine, one of the most rapidly deteriorating humanitarian crises of modern times. The main humanitarian challenge remains the safe, secure access into areas where civilians are trapped in ongoing fighting, such as Mariupol, and safe passage out. Just want to highlight what the work of a number of UN agencies. The UN Children's Fund said today that 4.3 million children have been displaced in the last month in Ukraine. That's more than half of the estimated 7.5 million children in Ukraine. The World Health Organization warned that the war has had a devastating impact on Ukraine's health system, severely restricting access to services and triggered an urgent need to treat trauma and chronic conditions. Destroyed health infrastructure, disrupted chains of medical supplies now pose a grave threat to millions of people. WHO opened an operations center in Resnow in Poland and developed a pipeline of trauma supplies to most Ukrainian cities and sent already 100 metric tons of medical equipment over the border to health facilities in Ukraine. WHO said that some 36 metric tons of supplies are currently on their way to Lviv, with an additional 108 waiting to be dispatched, consisting of trauma supplies, medication for chronic diseases, pediatric drugs, and blood transfusion supplies. In all areas where security permits, including in the East, we, along with our humanitarian partners, are providing assistance. Since the war started, WFP has distributed 644 metric tons of food to 520,000 crisis-impacted people in Kiev and Kharkiv. Important to note that more than 83% of what is in WFP's food pipeline has been procured locally in Ukraine. UNICEF has delivered medical supplies to 49 hospitals in 9 regions, including Kiev, Kharkiv, Dnipro, and Lviv, to improve access to health care for 400,000 mothers and newborn children.
For its part, the UN Population Fund has sent more than 13 metric tons of reproductive health supplies and other equipment to Ukraine, which are currently warehoused in Lviv. And on funding, as you may recall, less than a week into the war on March 1st, we, along with our humanitarian partners, launched 2 coordinated emergency appeals calling for 1.7 billion people to help people across Ukraine and in border countries. Significant pledges have generously been made by donors. 2 allocations at $60 million have been made from the Central Emergency Response Fund to kickstart the response. And as of today, donors have reported $469 million for the Ukraine flash appeal. That gives us about 41% coverage. That's better than 38 that we had yesterday. And we thank donors who've released pledged amounts and encouraged others to release the money quickly and report their results to our financial tracking system from OCHA. And on a related note, the UN Conference on Trade and Development today downgraded its global economic growth projection for this year to 2.6%, down from 3.6%, and that is due to the war in Ukraine and to changes in macroeconomic policies made by countries in recent months. In a new report, UNCTAD said that while Russia experienced a deep recession this year, significant slowdowns in growth are expected in part of Western and Central and Southeast Asia. UNCTAD also expressed concern that the combination of a weakening global demand and insufficient policy coordination at the international level and elevated debt levels from the pandemic will generate financial shockwaves that could push some developing countries into a downward spiral of insolvency, recession, and arrested development. Turning to Mali, our colleagues in the peacekeeping mission there published their report on trends in human rights violations and abuses those for abuses that took place between July and December of last year. During the period, at least 886 civilians were killed, injured, or abducted. This represents a small decrease of about 7%, but it is still a lot of people killed, injured, or abducted. That is compared to the first 6 months of last year. Trends showed that extremist groups were the main perpetrators of violence against civilians, while violence by militias or other community self-defense groups decreased. Violations by the Malian defense and security forces during their operations were also recorded in the report. The acts of violence documented were concentrated in the center of the country. Investigations into incidents may have occurred in the first quarter of this year are underway, and a report is expected shortly. And turning to South Sudan, the Sudan People's Liberation the Sudan People's Liberation Movement in Opposition, otherwise known as SPLM-IO, has suspended its participation in the body responsible for monitoring the ceasefire, citing attacks by governments as the reasons for its decision. The UN Special Representative and Head of Mission, Nicholas Haysom, described this decision as, quote, deeply worrying. However, he also acknowledged the concerns raised by the SPLM-IO about an alarming spike in violence in the conflict in Upper Nile and Unity states, which have directly impacted cantonment sites and civilians. Mr. Haysom has also called on all parties to sustain the ceasefire and keep working to fully implement the peace agreement, given less than 12 months of the transitional period remain. He is further urging parties to put aside their differences on the larger interests of peace, progress, and prosperity. The mission is continuing to engage with communities and authorities in the volatile locations to prevent further escalation of violence and to support humanitarian partners delivering aid to those in need. And the Special Envoy for Yemen, Hans Grunberg, concluded today the 3rd week of bilateral consultations with Yemeni stakeholders in Jordan, in Amman. Participants emphasized the importance of regional and international support for ensuring the success of any future political process. They highlighted the need to address humanitarian and economic issues that could help alleviate the suffering of all Yemenis, including addressing marginalization, the release of detainees, and the reopening of airports, seaports, and roads across Yemen, opening humanitarian corridors and supporting the national economy, the equitable distribution of resources, and unifying monetary policy countrywide. Mr. Grunberg will resume his consultations next month, with details to be announced in due course. And you heard that Geir Pedersen briefed the Security Council today by VTC on the Constitutional Committee's small body talks he's convening right now in Geneva.
He said that this week, committee members have discussed draft constitutional tests on 4 titles of constitutional principles. Those are basics of governments, state identity, state symbols, as well as regulation and functioning of public institutions. These are important subjects and deliberations have not been easy, he said. He said for the next 24 hours will help us see how we move forward. Serious attempts should be made by all delegations to begin to narrow the differences. Also, briefing was Martin Griffiths, the emergency relief coordinator, who said that each month the humanitarian situation becomes bleaker. There are 12 million people considered food insecure in Syria, while food prices have hit record highs each month for the past 5 months. This has led to communities to rely on coping strategies. He said 71% of communities are reporting child marriage, while 84% report child labor. And you will have seen that yesterday we issued a statement on Somalia in which the Secretary General strongly condemned the attacks that took place yesterday on the compounds located inside the Aden Ade International Airport in Mogadishu. He expressed his condolences to the families of the victims and wished a speedy recovery for the injured and called for the perpetrators to be brought to justice. The Secretary General also expressed his full solidarity and support of the UN with the government and the people of Somalia in their fight against terrorism. Unfortunately, 2 UN subcontractors were killed in yesterday's attack. We have more than 900 staff in Mogadishu, and thank God they were all accounted for. Quick update in Tajikistan, where our team there is boosting response to support authorities to address the need of over 14,000 refugees and asylum seekers, nearly all of them from Afghanistan. This includes coordinated by the UN Refugee Agency in close collaboration with Sezin Sinagoglu, the resident coordinator and head of the UN team there. The team is mobilizing $40 million through a refugee response plan for this year, bringing together more than 30 humanitarian and development partners, including UNHCR, WFP, IOM, UNICEF, UNFPA, WHO, UNDP, and UNODC. The team also provided school assistance to 860 children, legal support to over 4,000 people, and food packages for around 13,000 refugees and asylum seekers last year. Our UN team also worked with authorities to include refugees in the national COVID-19 response. The International Day for the Right of Truth Today is the International Day for the Right of the Truth concerning gross human rights violations and for the dignity of victims. In his message, the Secretary General says the day reminds us that truth is a powerful light, and when the light of truth is extinguished, societies are plunged into a dark world of threat, lies, and mistrust. Today is also World Tuberculosis Day. This year's theme is Invest to End TB, Save Lives, and it conveys the urgent need to invest resources to ramp up the fight against TB and achieve the commitment to end TB made by global leaders. WHO notes that each day more than 4,100 people lose their lives to TB and close to 28,000 people fall ill with this preventable and curable disease. And lastly, you saw that last night we also issued a statement in which the Secretary General said he was deeply saddened to learn of the passing of Dr. Madeleine Albright. The Secretary General said that she was a trailblazer, a role model, and a champion of multilateral action and international cooperation. Escaping Czechoslovakia as a child on the eve of the Second World War, she rose to become one of the most influential U.S. foreign policy leaders of her time. And her life, he said, is a powerful testament to the invaluable contributions refugees bring to the world, the countries that welcome them. Adding, he is always struck by her wise counsel, deep experience, and unique insights, abiding humanity, warmth, and wit. We all send our heartfelt condolences to all Dr. Albright's family, friends, and colleagues. Basta. Edward. Okay, so since there are not that many people, I'll start with a follow-up question on yesterday's Afghanistan girls' school issue. You said that Miss Deborah Lyons, the special representative, will contact the Taliban officials. Is there any response from them? There's been no, very sadly, there's been no change in the situation. So we remain, the
through various channels in contact with the authorities, but there's been no change, and we would want to see the change happen as quickly as possible. So there's no reply to Ms. Lyons' request to meet with some of the officials, or at least get some ideas why they're doing this. No, I mean, there's been no change in the policy, which is a clear fact. Miss Lyons will be also going to Doha, where she will meet with a number of interlocutors, including some Taliban interlocutors. The second question is about the NATO summit today. We know it's been really rare for the NATO leaders gather together, especially during the Ukraine conflict. Would there be any message from the Secretary General to those leaders? Because basically NATO is the big issue, that one of the issues Russia started this special military operation. Look, we have no more insight than anyone else as to why this war started. Our focus is on it for it to end, and we want to see everyone who can work towards the ending that war as quickly as possible. And on that note, has Secretary General or Secretariat recently have contact with Russian side, no matter it's Russian government or the mission? He's been in contact. Regular contact with Ambassador Nebenzia here. So what did he get from Ambassador Nebenzia? These are conversations the Secretary General has with various permanent representatives, foreign ministers. I mean, they remain. We're not going to disclose the details of the conversation. All the conversations he has about Ukraine are about ending the conflict and trying to get clearance for humanitarian aid to go exactly where it needs to go. Let me come back to you. I promise you. Okay. Stefano. Thank you, Stefan. A question and then a follow-up on that. The vote of the General Assembly on the resolution, because the one from South Africa was now voted. What the Secretary General, the first time the General Assembly voted a few weeks ago, he took a stake out, he did a reaction. So why he didn't do the same thing this time? And what he thinks about this resolution? Is he satisfied that the past he supports this resolution? What is his thought about it? It's not for the Secretary General to support or not support resolutions passed by legislative bodies of this organization. The resolution is clear. It asks for Martin Griffiths to report back. It asks for the Secretary General to regularly also come back and brief the General Assembly. He will do so. I mean, obviously the votes in favor of of both resolutions are very clear. I would let you do the analysis, but we will continue with our humanitarian work. I translate this saying that there is very satisfied that it passed this resolution for the way you describe it. And then it was a follow-up on the NATO question. Specifically, today the NATO stressed again the fact that it will provide more weapons to Ukrainians, and also said it again that any country can choose what alliance want to be, and so practically left the door open for the future for eventually Ukraine enjoying NATO. Now, specific on the weapons, does the Secretary General think that providing the Ukrainians at the moment with military help is helpful or not? Look, what is clear is that every member state has a right to self-defense. That's in the charter. It's clear. Our different institutions have different focus. Our focus is on the humanitarian end, also keeping in mind the longer-term development challenges that Ukraine and the region will have to face when this war concludes, right?
whether it's now or later. And then, of course, our overarching focus is on getting involved and pushing the diplomacy. I'm going to go to the screen, then I'll come back. Evelyn, and then Oscar. ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Так само, що було 4 пакети санкцій було вирішено для реалізації, для того, щоб ми вирішили, щоб закрити всі пробіли. Сьогодні була зустріч з Великою Сімкою, партнерами, і зустріч НАТО, ви мали там можливість виступати на обох зустрічах. І перед тим, як ми змогли під'єднатися до вас, у нас в Раді Європейського Союзу президент Байден брав участь в нашому засіданні. Це ми хотіли показати, що ми об'єднані, ми ефективні, і ми будемо робити все, що важливо зробити. Вітаю усіх вас, вітаю наших друзів України, вітаю, хто підтримує свободу. Пане президенте Європейської Ради, друже Шарлі, я вітаю тебе і вітаю всіх нас з твоїм переобранням. Я вважаю, що це дуже важливо і це правильно. Я вдячний за можливість звернутися до вас і до народів Європи. Сьогодні місяць російському вторгненню. Після 8 років агресії на Донбасі, місяць великій війні. Коротко, як це було. Тому що все в голові і все фрагментами, на жаль, трагічними. Все почалося 24 лютого. З Росії, коли полетіли ракети рано вранці проти наших мирних міст. Люди ще не спали, смерть вже прийшла. Росія направила проти нас бронетехніку, завезла в Україну декілька тисяч танків. Не перелічити, скільки з них вже згоріли, скільки ще можуть вбивати нас. На наших людей падали бомби з літаків, які піднімалися з Білорусі. І там навіть не визнавали, що це зробили вони. Росія захопила Чорнобильську станцію. 24 дні звідти не випускали персонал. Уявіть, 24 дні люди жили на такому об'єкті, працювали на такому об'єкті. Все наші люди, щоб у Чорнобилі більше нічого не сталося страшного. Щоб не було катастрофи. А російські військові тримали їх у заручниках. Російські танки стріляли по Запорізькій атомній станції. Росія ударила ракетами по Бабиному Яру. Зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків. Вбила 128 дітей. Била ракетами по університетах. Спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл. Нічого немає. Російські військові вбили журналістів. Хоча бачили напис «преса» на них. Можливо, їх не вчили читати, тільки вбивати. Росія заблокувала Маріуполь. Це блокада, яку ніхто не міг уявити у наш час. Сотні тисяч людей без води, без їжі. Під постійними обстрілами, під постійними бомбардуваннями. Російські військові свідомо підривають лікарні, пологові будинки, укриття. Вони підривають навіть укриття. Уявіть собі. Точно знаючи, що там ховаються люди. Вони убили у Харкові 96-річного Бориса Романченка. Російський снаряд прилетів у його квартиру, в квартиру людини, яка пережила нацистські концтабори. Але не змогла пережити Росію. Не змогла. Яка пішла у наш український Харків. Дякувати Богу, наші військові Росію там зупинили. Російські війська застосовують фосфорні бомби. Це було зранку, сьогодні. Гвалтують жінок, грабують будинки, руйнують церкви, всі, навіть Московського патріархату. Викрали з України більше 2000 дітей. Ми не знаємо, де наші діти.
Де наші 2000 дітей? Обстрілюють гуманітарні колони. Їх не хвилює, хто там. Діти, жінки, служителі церкви, до речі, там були, які супроводжували гуманітарний вантаж. Вбивають людей у Донецьку і кажуть, що це ми. І кажуть, що це ми. Ми ж націоналісти. Це все робить Росія вже місяць на нашій землі. А Україна? Що робить Україна? Не йшла на чужу землю, ніколи не мріяла про будь-яку війну. Збиває ракети, закликає чужинців скласти зброю і повернутися додому заради життя. Розумієте? Заради життя, не смерті. Лікує, годує полонених, дозволяє їм зв'язати з рідними по телефону, збирає в полях трупи російських військових, які ті просто полишають, кидають сотнями. Україна об'єдналася заради миру. І ще заради миру об'єднує світ, намагається деблокувати оточені міста, підтримує безпечну роботу атомних станцій, навіть за присутності на них окупантів. Закликає МАГАТЕ втрутитись і терпляче пояснює міжнародній бюрократії, що відбувається. Вивозить людей з небезпечних районів, не полишає спроб довести гуманітарний вантаж, фіксує російські воєнні злочини, збирає докази, запрошує журналістів, підтримує роботу всіх інституцій нормальної держави, захищає власну країну. І щоранку, ви чуєте, щоранку хвилиною мовчання вся держава, вся Україна, вся діти, дідусі, бабусі, всі вшановують пам'ять усіх загиблих за нашу державу. Ви чули що-небудь подібне на російському телебаченні? Чи бачили ви таке у них в школах? Вони навіть соромляться слова «війна». Вони називають це спецоперацією. Хоча влаштували тут бійню, як це робили нацисти. Це різні світи, ми і вони. Це неоднакові цінності, це неоднакове ставлення до життя. Російські військові впритул не бачать, що таке гідність, не знають, що таке совість, не розуміють, чому ми так цінуємо нашу свободу. Ось цим визначається, як житиме країна і кому бути в Європі. А що Європейський Союз? Хочу подякувати. Ви об'єднані навколо нас. Але я хочу сказати, що було зроблено так чи інакше, по-різному. Але ще раз головне, ви об'єднались. І ми це дійсно цінуємо. Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки, але це було трошечки пізно. Бо якби це було превентивно, Росія не пішла б війною, принаймні, ніхто точно не знає, принаймні був шанс. Північний потік-2 ви заблокували, ми вам вдячні, і це правильно. Але це також було трошки запізно. Бо якби було вчасно, Росія не створила би газову кризу, принаймні був такий шанс. А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському Союзі. Нарешті, ось тут я вас прошу, не спізніться. Будь ласка. Бо за цей місяць ви порівняли ці світи. І ви все бачите, хто чого вартий. І що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні, у вас для цього все є. А у нас є цей шанс. Литва за нас, Латвія за нас, Естонія за нас, Польща за нас, Франція. Еммануель, я дуже вірю, що ви будете за нас. Словенія за нас, Словаччина за нас, Чехія за нас, Румунія знає, що таке гідність, а отже у вирішальний момент буде за нас. Болгарія за нас, Греція вірю, що з нами, Німеччина, я трошки пізніше. Португалія, практично. Хорватія за нас.
Швеція, жовто-сині завжди мають бути разом. Фінляндія, знаю, що ви з нами. Нідерланди за раціональних, тож знайдемо спільну мову. Мальта, вірю, що вдасться. Данія, вірю, що вдасться. Люксембург, ми розуміємо одне одного. Кіпр, дуже вірю, що з нами. Італія, дякую за підтримку. Іспанія, знайдемо спільну мову. Бельгія, знайдемо аргументи. Австрія, разом з українцями, для вас це можливості. Я впевнений в цьому. Ірландія, ну практично. Угорщина. Я хочу зупинитись тут і бути відвертим один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був в Будапешті, я обожнюю ваше місто. Я був багато разів. Дуже красиво, дуже душевно. І такі самі люди. У вас були трагічні моменти в житті. Я був на вашій набережній, я бачив цей меморіал взуття на річці Дунай про масове вбивство. Я був своєю сім'єю. Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись в сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття в Маріуполі. Там такі ж самі люди. Дорослі. І діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже немає. А ти вагаєшся вводити санкції або ні? Вагаєшся пропускати зброю або ні? Вагаєшся торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати. Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо в твій народ. Ми віримо в Європейський Союз. І ми віримо, що в вирішальний момент Німеччина також буде з нами. Дякую. Слава Україні! Дякую вам. І вся наша підтримка, вся наша дружба з вами. Дякую, Володимире. Дуже дякую. Дякую, Шарліт. Дякую всім. Щасливо. Дуже дякую. ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.25 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ MPs ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MLA ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 7 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ
ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਐਕਸ MLA, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97 797 19 721 97 797 19 721।